12:05 हो रहे, तो आई थिंक कैन स्टार्ट। वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर हमारा आज का टॉपिक रहेगा कॉस्टिंग एंड बजटिंग। हम बिजनेस में कॉस्टिंग कैसे करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस के, और बजट कैसे बनाते हैं। तो आज का सेशन जो है ये दोनों चीज़ों के ऊपर हम करेंगे। तो क्या उससे पहले आप मुझे थोड़ा रिकैप कर पाएंगे कि पिछले जो 2 सेशन हुए थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें किया था, या फिर कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर बात किया था। पहले सेशन में क्या हुआ था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के? कोई बोलना चाहेंगे? कोई, किसी को याद है? अनुकृति कह रहे सेल्स एंड मार्केटिंग। नहीं अनुकृति, वो सेल्स एंड मार्केटिंग जो आप बोल रहे हैं वो पीएम युवा के सेशन में हुआ था। वो इस सेशन में अभी तक नहीं हुआ है, ये हम नेक्स्ट मंडे को करेंगे। हाँ रवि, गुड आफ्टरनून। हाँ, काजल कह रहे बिजनेस प्लान के बारे में बताया था। बिल्कुल, ये पिछले सेशन में हम बात किए थे बिजनेस प्लान के बारे में। हाँ, बिजनेस आइडिया के बारे में दुकान, बिल्कुल। हाँ, तो कैसे आप एक बिजनेस प्लान को, बिजनेस आइडिया को चुन सकते हैं और उसके लिए प्लान बना सकते हैं, इसके बारे में हम पिछले सेशन में बात किए थे। और उसके पहले वाला सेशन में हम क्या किए थे, जो वेरी फर्स्ट सेशन, ये सेशन था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हमने बात किया था उस सेशन में। लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं, ये क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सेशन है, तो यहाँ पर लाइफ स्किल्स के बारे में हम उतना बात नहीं की, तो वो अलग सा सेशन था। फिर दोस्त कह रहे हैं कि बिजनेस का स्किल। ओके, ठीक है। और कोई कहना चाहेंगे? एकदम पहले वाला सेशन में हमने क्या बात किया था? बस बेसिक कुछ चीज़ें बात की थी हमने। ओके, शायद और किसी को इतना याद है नहीं। तो मैं ही बता देता हूँ। विक्की, साउंड नहीं आ रहा है क्या? आप एक बार रिज्वाइन करें, बाकी सबको साउंड आ रहा है शायद। आ रहा है जी। हाँ हाँ, विक्की आप एक बार ये कर सकते हैं, रिज्वाइन कर सकते हैं डिस्कनेक्ट करके। ओके, तो एकदम जो पहला वाला सेशन हुआ था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, वहाँ पर हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात की, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कुछ रिस्क या बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को मैं बात किया था। लास्ट वीक में हमने बात किया था, लास्ट वीक के मंडे को हमने बात किया था कि बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया को कैसे चुनना है, कौन सा बिजनेस आइडिया आपके लिए सही रहेगा, कैसे आप उसको चुन सकते हैं, और बिजनेस प्लान आप कैसे बनाएंगे, इनके ऊपर। और आज हमारा जो सेशन है ये कॉस्टिंग के ऊपर है, कि बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप बेच रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, उसका कॉस्टिंग आप कैसे निकालें, और उसका प्राइसिंग कैसे करें, कॉस्टिंग, प्राइसिंग, और उसका बजट कैसे बनाएं, और बजट क्यों ज़रूरी होता है। बस इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो हम शुरू कर सकते हैं। काफ़ी लोग आ चुके हैं। आई होप कि आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना। मैंने अपना वीडियो ऑफ करके रखा है ताकि मेरा वॉइस में क्लैरिटी रहे। इसीलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ करके रखा है ताकि आप सबको ठीक से सुनाई दे। ओके, तो हर वक्त की तरह मुझे पता है कि आप सब ऑलरेडी मुझे जो हमारे सेशन में रोज़ रहते हैं ऑलरेडी मुझसे फेमिलियर हो चुके हैं। फिर भी मैं एज ए क्या कहते हैं, ऐसे बस यूँ ही बताने के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आप सबको, एक फॉर्मेलिटी की तरफ से। जैसे मेरा नाम अर्जुन मुखर्जी है, मैं वर्धमान से हूँ, जो वेस्ट बंगाल का एक ज़िला है। और मैंने एमबीए किया था ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर,
और इससे पहले मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एचआर मैनेजर की तरह काम करता था, और बिहार में एज ए फैसिलिटेटर मैं कोर्स चलन के साथ 2019 के दिसंबर से काम कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे मैंने एमबीए किया है, तो मुझे बिजनेस के ऊपर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं आप सबको कोशिश करता हूँ जितना भी मैंने कुछ, हाँ, मास्टर बिजनेस बहुत अच्छे थे दोस्त। तो मुझे जितना भी वहाँ से सीख मिला है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबके साथ में वो जो मुझे नॉलेज मिला था मैं आपको आप सबके साथ वो शेयर कर पाऊँ। इसी कोशिश में मैं लगा रहता हूँ। ठीक है, तो हम शुरू कर सकते हैं। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले प्लीज़ अपना माइक्रोफोन को म्यूट में रखें। जो भी क्वेश्चन है आपको चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आपको अगर लगे कि आपको सवाल पूछना है तो आप सेशन के एकदम अंत में आप हैंड रेज करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिर दोस्त, एचआर होता है ह्यूमन रिसोर्स। आप देखे होंगे जो लोग हायर करते हैं, जो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, वो बेसिकली एचआर की तरफ से होते हैं। तीसरा है कि जो भी सवाल है आपके, वो आप क्वेश्चन से रिलेटेड रखिए। ऑफ टॉपिक कुछ सवाल ऐसे मत पूछिए। नोट्स लीजिए, क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि ये सेशंस में से सवाल जो है हमारे क्विज चैंपियनशिप के क्वेश्चंस में, क्विज में आपको पूछा जाएगा। तो हर सेशन से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 होंगे हमारे लाइव सेशन से और 1 होंगे हमारे क्वेस्ट ऐप से। तो नोट्स बिल्कुल तैयार रखिए, और प्लीज़ फैसिलिटेटर का या फिर अपने किसी भी यहाँ पर जो दोस्त है जो ये सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनका हैरासमेंट मत कीजिए। थैंक यू। हाँ, ज़्यादातर इंटरव्यू एचआर ही लेते हैं। थैंक यू फिर दोस्त। चलिए, तो हम देखते हैं कि सेशन से हमें क्या बहुत कुछ मदद मिलने वाला है। एक तो है कि हम इसमें फोकस करेंगे कि अपने प्रोडक्ट का सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट या फिर जो लागत जिसे हम कहते हैं, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक सेकंड बस। हाँ, कैसे हम उसको कॉस्ट निकाल सकते हैं और प्राइस कैसे हम वहाँ पर एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक प्राइस को हम वहाँ पर सेट कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर हमारा प्राइसिंग डिपेंड करता है। तो पहले हम इन दोनों के बारे में जानेंगे, और उसके उसके बाद हम ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि बिजनेस आइडिया के लिए बजट बनाना कितना ज़रूरी है, और बजट कितने तरीके से कैसे तरीके, मतलब कितना तरीके का बजट होता है, और बजट क्यों ज़रूरी होता है, और कुछ टेम्पलेट्स के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला है कॉस्ट एंड प्राइस, कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग। जब हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट और उसका प्राइस, क्या वो दोनों अलग अलग है या फिर एक एक ही चीज है? क्या लगता है आपको कि सेम या डिफरेंट, कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग? आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। तो काजल कह रही है सेम है, उनको लगता है कि सेम है। ओके, बाकियों को क्या लगता है कि कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग क्या वो सेम होता है? ओके, प्रियंका भी कह रही है सेम है, फिरदौस भी कह रहे हैं सेम है। ओके, ओके, गौत्री कह रही है ये डिफरेंट है, रवि भी कह रहे हैं ये डिफरेंट है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कॉस्टिंग और प्राइसिंग क्या होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉस्टिंग बेसिकली वही चीज होता है जो हम प्रोडक्ट को बनाने में या फिर सर्विस को प्रोवाइड करने में जो पैसा हम हमारे तरफ से लगाया जाता है, वहाँ पर जो पैसा हमारा खर्च होता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। और प्राइस वो होता है जिस पैसे में हम उसको बेचते हैं, जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस है उसको हम जिस जो जो पैसे में बेचते हैं उसी को प्राइस कहते हैं। तो हम देख पाते हैं कि प्रोडक्ट का कॉस्ट और प्राइस दोनों अलग है, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट होता है जो मेरा खर्चा हो गया। मैं अगर एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा जितना भी खर्च हो रहा है, सिर्फ खर्च, उसी को हम कॉस्ट में बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और मैं उस प्रोडक्ट को जिस कीमत पे, जिस प्राइस पे बाजार में बेच रहा हूँ,
उसको हम प्राइसिंग कहते हैं, प्राइस कहते हैं। तो दोनों में से डिफरेंस है। प्राइस के अंदर हम कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट और कुछ अलग चीजें, टैक्स वगैरह ये सब जो चीज है, या फिर अलग से जो खर्चा है, इन सब चीजों को कंसीडर करके हम प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमिन करते हैं। ठीक है। तो प्राइस हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा मुनाफा और ऑलरेडी हमारा कॉस्टिंग तो वहाँ पर जुड़ा होता ही है, उसके साथ साथ हमारा मुनाफा, टैक्स और अदर्स कोई खर्चा होता है, तो उसको भी हम जोड़कर एक प्रोडक्ट का प्राइस बनाते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, एग्जाम्पल की तरफ से मैंने लिखा है कि हाँ, फिरदौस कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, थैंक यू फिरदौस। तो यहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का जो कॉस्ट होता है, वो कुछ चीज़ों का हम इंक्लूड करते हैं वहाँ पर, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग का कॉस्ट, पैकिंग का कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट। इन सब चीज़ों को लेकर हम पूरा प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बाजार ले जाने तक कितना खर्च होता है, इसको हम ऐसे फिक्स करते हैं या फिर डिटरमिन करते हैं कि कितना कॉस्ट हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, मेरे जेब से कितना जा रहा है। और उसी चीज़ को, कॉस्ट के साथ साथ मैं कितना प्रॉफिट वहाँ पर अर्न करना चाहता हूँ, उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट के ऊपर मेरा टैक्स कितना पड़ रहा है, और अलग कोई खर्चा है तो उसको जोड़कर मैं प्रोडक्ट का प्राइस बना रहा हूँ, ताकि उस प्राइस में अगर मैं प्रोडक्ट को बाजार में बेचूं तो मेरा मुनाफा होगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। क्लियर है आप सबके लिए कि कॉस्ट और प्राइस अलग अलग है या फिर सेम है? अभी आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि कॉस्ट और प्राइस का सेम है या फिर अलग है? अभी आपका आंसर, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि कॉस्ट और प्राइस का सेम है, आप लोग क्या आंसर देंगे मुझे? सेम या फिर डिफरेंट? अनुकृति कह रही डिफरेंट, तो अनुकृति आप पहले बोल रहे थे सेम, अभी डिफरेंट लग रहा है। बहुत बढ़िया, ओके, थैंक यू। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आप कैसे एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? इसके कुछ टेक्निक्स है। एक है कि आप ऐसे हाँ, तो एक हम ऐसे कर सकते हैं। मैं बस छोटा सा एग्जांपल मैंने कोई स्टेप से लिया था वहाँ से, क्योंकि उससे आसान वाला मुझे एग्जांपल कहीं नहीं मिला, तो हम उसी को एग्जांपल को अगर लेकर चलते हैं कि हम एक समोसे का कॉस्टिंग निकालने की कोशिश करते हैं। समोसा जो हम सभी को अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं एक बार में 2-3 समोसे खा ही लेता हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे। तो समोसे का अगर हम कॉस्टिंग करने की कोशिश करें, हर एक समोसा बाजार में ऐसे 5-6 रुपए 10 रुपए में बिकता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉस्ट को देखें, दो चीज़ें हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट पहले क्या होगा, हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे समोसे बनाने के लिए जो डायरेक्टली जो रॉ मटेरियल्स हमको लगता है, क्या लगता है? मैदा, नमक, आलू, प्याज। हाँ, रवि कुमार आपका भी फेवरेट है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है वहाँ पर? मैदा, नमक, आलू, प्याज, मसाले, तलने के लिए तेल वगैरह। तो ये सब चीज़ें हम डायरेक्टली समोसे के, एक समोसा तैयार करने के लिए हमारा रॉ मटेरियल्स हो गया। ठीक है। लेबर कॉस्ट, अभी लेबर कॉस्ट क्या है कि समोसे जो बना रहे, अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं अपना एक लेबर कॉस्ट चार्ज करूंगा। अगर मैं कोई किसी को काम पे रखा है तो उसका जो तनख्वाह होता है, जो सैलरी होता है, वहाँ से मैं एक समोसे के लिए वो कितना मेहनत कर रहे हैं, इसका एक ऐसे मतलब ऐसे डिवाइड करके महीने में वो कितना काम करते हैं, इसको डिवाइड करके हम सोचते हैं कि वो एक समोसे के लिए उनका जो वेतन है 1 रुपया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है। अ, सॉरी, यहाँ पर प्रत्यक्ष मजदूरी 2 बार हो गया है, ये इसको आप इग्नोर कीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर चुका हूँ। तीसरा जो है प्रत्यक्ष खर्च, जैसे रसोई के लिए गैस, बिजली का खर्चा, और शायद हो सकता है दुकान के लिए भाड़ा। तो इन सब चीज़ों जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं,
तो इनको हम ऐसे विचार करते हैं कि इनके लिए हम हमारा 2 रुपए खर्च होता है यहाँ पर। तो कुल मिला के खर्च कितना हो गया? एक है रॉ मटेरियल खर्चा जिसका हम सोच रहे हैं कि 2 रुपए, दूसरा हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जिसका हम सोच रहे हैं कि 1 रुपए, और डायरेक्टली और अदर कुछ कॉस्ट अगर यहाँ पर इन्वॉल्व है जैसे गैस के लिए, तेल, बिजली के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम सोच रहे हैं कि 2 रुपए। तो एक समोसे के पीछे हमको ऐसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 रुपए लग रहा है, या फिर तैयार करने के लिए सॉरी 5 रुपए लग रहे हैं। 2+1+2, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है, जैसे कि पैकेजिंग का लागत। अगर मान लीजिए कि समोसा वहाँ पर सब लोग एक आपके पास एक समोसे की दुकान है, तो वहाँ पर सब लोग वहाँ पर शायद आकर नहीं खाएंगे, शायद वो घर पे ले जाएंगे, तो उसके लिए हमें पैक करना होगा। पैक करने के लिए हमें कैरी बैग या फिर जो भी कुछ है उसको हमें रखना होगा। तो एक कैरी हम सोच रहे कि 50 पैसा का एक होगा, तो एक समोसे के लिए या फिर जितने भी हम 2 3 4 समोसे वहाँ पर बेच रहे तो उसके पैकिंग के लिए हम सोच रहे कि एक एक समोसे के पीछे हम 50 पैसा करके खर्चा करेंगे पैकिंग के लिए, ठीक है। अगर मैं मार्केटिंग के बारे में सोचूं कि समोसे के लिए हम उतना मार्केटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये फास्ट फूड है, तो सेल बहुत ही होता है, अलग से इतना मार्केटिंग करने की जरूरत है नहीं। तो मार्केटिंग के लिए मैंने कोई कॉस्ट यहाँ पर नहीं रखा है। मैं कहीं पर भी समोसे की दुकान डालूंगा तो वो ऐसे ही फेमस हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं अच्छा बना रहा हूँ तो। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जैसे वहाँ पर दुकान के लिए कुछ शायद आपको टैक्स देना पड़े, आपके बिजनेस के लिए टैक्स देना पड़े, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर 1 रुपए और हम सोच रहे हैं कि हमारा कॉस्ट हो रहा है। तो इसको हम टोटल बी में बोलते हैं, B = 1 रुपीज़, ठीक है। पहले हो गया उत्पादन की लागत जो ए कहते हैं हम उसको 5 रुपए, और सेल्स की लागत बी 1 रुपया। तो कुल मिला के एक समोसा को बनाने के लिए हमारा कितना खर्च हो रहा है? कोई बताना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल मैथ है, ये तो मैं भी कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल मैथ बोला और मैं बिना ने लिख दिया कि 5 रुपए। कैसे आपने लिखा है 5 रुपए? मैं यहाँ पर दोनों कॉस्ट जुड़ा हूँ। एक है डायरेक्टली जो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ कॉस्ट है वो 5 रुपए, और दूसरा खर्च है कि कुछ अदर खर्चा जो हमको हो रहा है उसी समोसे को बेचने के लिए, वहाँ पर 1 रुपए। तो दोनों को मिलाकर 6 रुपए एक समोसे के लिए हमें खर्चा हो रहा है, कॉस्ट है हमारा ये 6 रुपए, 7 रुपए नहीं फिर तो। हाँ, तो समोसे को बनाने के लिए और बेचने के लिए हमारा खर्च हो रहा है 6 रुपए, ठीक है। सही लागत इक्वल टू उत्पादन की लागत प्लस ऊपरी खर्च। लेफ्ट साइड में हम देख पा रहे हैं उत्पादन की लागत या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, और राइट साइड में हम देख रहे हैं ऊपरी खर्च कितना है। दोनों को मिलाकर हम देख पा रहे हैं कि 5+1 = 6 रुपीज एक समोसे के लिए कॉस्ट मुझे पड़ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर बेस करके अपना प्राइस बोलूंगा कि मैं एक समोसे को कितने रुपए में बेचना चाहता हूँ। तो वहां पर मैं देखूंगा अगर मुझे प्रॉफिट करना है वहां से एक समोसे के पीछे मुझे 3 रुपए प्रॉफिट करना है, ठीक है, या फिर 2 रुपए मुझे प्रॉफिट करना है, उसको मैं जोड़ दूंगा। और कुछ टैक्स अगर मुझे लग रहा है शायद 1 रुपए पर समोसा मुझे टैक्स लग रहा है, उसको मैं जोड़ दूंगा। और शायद अदर कॉस्ट कुछ मैं इनकर कर रहा हूँ तो उसको भी मैं जोड़ दूंगा। तो 2+1+1 4 रुपए में एक्स्ट्रा जोड़कर मैं अपना समोसा बेच रहा हूँ, यानी मैं 10 रुपए में अपना समोसा बेच रहा हूँ, ठीक है। 6 रुपए मेरे एक समोसे के लिए कॉस्ट हो रहा है, 10 रुपए में उसको बेच रहा हूँ, तो मुझे 4 रुपए वहां से प्रॉफिट हो रहा है। 4 में से 2 मेरा विशुद्ध प्रॉफिट है, शुद्ध प्रॉफिट, और बाकी के 2 अलग से खर्चे, ठीक है, जो मैं यहाँ पर ज्यादा। हाँ, फिर दोस्त कह रहे हैं कि हम एक अच्छा डबल डबल जोड़ दिए, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको थोड़ा सा भी एक आइडिया आया होगा कि कॉस्ट और प्राइस दोनों हम कैसे कैसे ऐसे आ, मतलब कि कैसे हम कॉस्ट और प्राइस को अलग करते हैं, या फिर कॉस्ट और प्राइस हम कैसे तय करते हैं। कुछ आइडिया मिला होगा आपको यहाँ से, आई होप। मैं बहुत ज़्यादा शायद कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया हूँ यहाँ पर।
ओके ओके, थैंक यू सुष्मिता, प्रियंका, विदोस, थैंक यू। ठीक है। तो कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए ऐसे कॉस्टिंग बनाना। तो एक जैसे मुझे पता नहीं कि एक समोसा बनाने के लिए कितना आलू नमक ये सब चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एक तो अगर मुझे सब कुछ पता है मैं अपना हिसाब से बना लिया। अगर मुझे कुछ नहीं पता है कि एक समोसा बनाने के लिए कितना होता है, उसके लिए भी तरीका है, ठीक है। उसको आप कैसे कर सकते हैं? आ, निशा कह रही है फिर से एक बार रिपीट की। निशा, कौन सा पार्ट आपको फिर से रिपीट करना होगा? कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये आप लिख के बता सकते हैं? ए में? ओके। अच्छा, रानी कह रही ए वाला प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है। लेफ्ट साइड में जो ए है, यहाँ पर हो रहा है कि डायरेक्टली जो कॉस्ट इन्वॉल्व है मेरे प्रोडक्शन के लिए, एक प्रोडक्ट में, मेरा प्रोडक्ट है समोसा, समोसा को बनाने के लिए मुझे डायरेक्टली जो कॉस्ट हो रहा है, डायरेक्टली क्या क्या हो रहा है? एक तो रॉ मटेरियल्स, जैसे मैंने लिखा है प्रत्यक्ष सामग्रियाँ, ठीक है। रॉ मटेरियल्स का खर्चा ये डायरेक्टली मेरे उत्पादन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल में मैदा नमक आलू के मैं समोसा को बना नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए हम 2 रुपये सोचे हैं खर्चा। दो हो गया। 2 नंबर पे है डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, जो हमें बनाने के लिए शायद मैंने कहीं पर एक मेरे कोई हेल्पर है जिनको मैंने हायर किया है मेरे दुकान में काम करने के लिए, तो वो समोसा बना रहे, तो उनके लिए एक समोसे के पीछे उनका 1 रुपये उनका मजदूरी होता है, ये मैं सोच लिया हूँ, ठीक है। और तीसरा है कि अदर कोई कॉस्ट, जैसे गैस का खर्चा हो गया, बिजली का खर्चा हो गया, मैंने शायद वहाँ पर चेयर टेबल लगा दिया, बेंच लगा दिया, इसका खर्चा, तो इन सब चीज़ों को मैं वहाँ पर जोड़ कर देखूंगा कि मुझे 2 रुपये और लग रहे एक समोसे के लिए। तो पूरा मेरा उत्पादन मतलब कॉस्टिंग हो गया एक समोसे का 5 रुपये, 2+1+2, ठीक है। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट लेबर यहाँ पर 2 बार लिख दिया, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। और इसके बाद इसके साथ साथ मैं कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, जो कि डायरेक्टली तो शायद मेरे प्रोडक्शन से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट मुझे लगता है। एक है कि पैकेजिंग, मैं शायद समोसा को पैकेट में देता हूँ लोगों को। हाँ, मुझे पता है मैं मजदूर को 2 बार कर दी, मैं इसीलिए दो बहुत बार भूल चुका हूँ कि मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, तो इसको इग्नोर कर दीजिए रानी। हाँ, तो उसके साथ साथ एक और है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है, राइट साइड बी में जो आप देख पा रहे हैं, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्टली आपके ओके, डायरेक्टली आप इसको अपने प्रोडक्शन से जुड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ये भी यहाँ पर कॉस्ट इन्वॉल्व है। जैसे पैकेजिंग, आप शायद कोई कैरी बैग या फिर कोई फॉयल पेपर या चीज जो भी आप यूज़ करते हैं पैकेजिंग के लिए, उसका लिए हमें 50 पैसा पर समोसा ऐसे सोच कर। मार्केटिंग के लिए मैंने कोई खर्चा नहीं किया है, इसलिए मैं इसको 0 रख रहा हूँ। और कुछ टैक्सेस अगर लग रहा है मुझे, तो उसके लिए मैं एक समोसे के पीछे 50 पैसे का टैक्स लग रहा है, ऐसे में सोचकर अपना सेल्स का खर्चा बोल रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड में जो ए है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, और राइट साइड में बी जो है आपका सेल्स का कॉस्ट, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर आपका पूरा एक समोसा का कॉस्ट हो गया 6 रुपये। आई होप कि अभी क्लियर है। निशा और रानी, आप दोनों के लिए। ओके, थैंक यू। तो जैसा मैं बोल रहा था कि शायद कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, एक खास करके एक प्रोडक्ट के लिए कॉस्टिंग बनाना मुश्किल हो जाता है, तो हम दूसरा एक टेक्निक को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। वो क्या है? हम यहाँ पर एक यहाँ फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि कुल मासिक खर्च, पूरा एक महीने का समोसा बनाने के लिए जो मेरा खर्च हो रहा है, उसको मैं कुल बिक्री हुए प्रोडक्ट कि कितना मैंने समोसा वहाँ पर तैयार किया है, मैं बिक्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे अगर हम इसको कुल मासिक खर्चे को डिवाइड कर दे, तो मेरा एक समोसा का कॉस्ट भी निकल जाए। या फिर अगर हम पूरे महीने के लिए भी नहीं करें, अगर हम सोच रहे हैं कि एक बार में एक दिन का पूरा जो मुझे लग रहा है कि हाँ 2 किलो मैदा, 2 किलो नून, या फिर 1 किलो नमक, 2 लीटर तेल, ऐसा सब कुछ मिलाकर मैं एक एक दिन के लिए समोसा बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक दिन में पूरा खर्चा करके समोसा बना लिया,
और मैंने देखा कि मैंने जितना भी सामान वहाँ पर यूज़ किया है उससे मेरे 100 समोसे बन गए। तो कितना पैसा शायद मैंने यहाँ पर 500 रुपये खर्चा किया और 500 रुपये खर्चा करके मेरा 100 समोसा बन गया, तो एक समोसा का प्राइस हो गया 5 रुपये। ये सही है आपके लिए? ये थोड़ा सा आसान है कैलकुलेट करना, या फिर पहला वाला थोड़ा सा आसान है? कौन सा आपको आसान लग रहा है? ये वाला? ओके। हाँ, मुझे भी ये वाला ही आसान लगता है, क्योंकि हम शायद सभी चीज़ों का कॉस्ट ऐसे अलग अलग से बनाकर ला नहीं सकते। हमारे वहाँ उतना नॉलेज है नहीं कि कितना आलू लगेगा, 50 पैसे का आलू लगेगा या फिर 25 पैसे का नमक लगेगा वहाँ पर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अगर हम उस फार्मूला हमारे लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो हम ये दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर, कि हम यहाँ पर मासिक खर्च लिख रहे हैं, आप एक दैनिक खर्च भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कि एक दिन का पूरा मुझे कितना खर्च हो रहा है, आलू प्याज जो भी मेरे चीज़ें सामान है उसको लाने के लिए कितना खर्च हो रहा है, और उसे खर्चा करके मैंने कितना समोसा बनाया है, तो उसको इससे डिवाइड कर दीजिए और आपका एक समोसा के पीछे कितना कॉस्ट हो रहा है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया कॉस्टिंग। तो यहाँ पर कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जो मैं 2-3 स्लाइड पहले बात कर रहा था, तो क्या है वो डायरेक्ट कॉस्ट? क्या होता है कि कच्ची माल, रॉ मटेरियल्स जो है उसके लिए खर्चा, उसको खरीदने के लिए खर्चा। कुछ अलग से डायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे प्रोडक्शन करने के लिए बिजली, पानी, उपकरण, मशीनरीज जो भी है, तो इसके लिए कॉस्ट होता है। इसको भी हम डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डालते हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। और तीसरा है कि मजदूरी, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट मुझे कितना हो रहा है। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्टिंग बनाते हैं, तो हम इन चीज़ों को डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डालते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हम डालते हैं कि जैसे वो प्रोडक्ट्स, जो कुछ खर्चे हैं, इनडायरेक्टली खर्चे हैं जो हम सीधे सीधे प्रोडक्शन के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे पैकिंग, पैकिंग को हम प्रोडक्शन के साथ जुड़ नहीं पाते, पैकिंग अलग सा होता है। अगर हम प्रोडक्ट को पैकिंग ना करके भी दे देंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं तो जिसको हम पैकिंग बिना पैकिंग के भी दे देंगे तो हो जाएगा। मार्केटिंग, मैंने सोच लिया कि मार्केटिंग नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा तो उसके लिए मेरा प्रोडक्शन तो रुक नहीं जाएगा, तो ये प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, टैक्स, टैक्स अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, तो टैक्स, बिना टैक्स दिए मेरा प्रोडक्शन तो नहीं रुकेगा। तो आपको देखना कि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके साथ कुछ ऐसे चीज़ें होंगे जो शायद उसका खर्चा आप नहीं भी यहाँ पर डालेंगे तो भी आपको प्रोडक्शन हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं जो आप इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनडायरेक्ट कॉस्ट ज़रूरी है नहीं, लेकिन क्योंकि ये भी ज़रूरी है, कुछ आपको करना होता है एक्सेस, लेकिन हम इनडायरेक्ट कॉस्ट जो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं, बस इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। लेकिन ये भी हमारे बिजनेस के लिए मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको थोड़ा क्लियर है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स है जिनको हम जब भी एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग कर रहे हैं, मतलब उसका कितना, हम कितने रुपए में बाजार में बेचेंगे ये तय कर रहे हैं, तो ये तय करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में सोचना है। हम ऐसे ही नहीं सोच सकते कि मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉस्ट हो रहा है 6 रुपये, तो मैं ऐसे 20 रुपये में मार्केट में बेच दूंगा इसको, और बाकी का 14 का मुनाफा और लूट लूंगा वहाँ से। ऐसा हम नहीं कर सकते। किसी भी प्रोडक्ट का हम प्राइसिंग जब भी कर रहे हैं तो हमें कुछ सोनाली आवाज़ नहीं आ रहा है, आप रीजॉइन कर, क्योंकि बाकी सबको आ रहा है, आप रीजॉइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसा मैं बोल रहा था कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनके ऊपर आपका प्राइसिंग डिपेंड करेगा। बिना उस चीज़ों को कंसिडर किए आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस
डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्या है वो चीज़ें? पहला तो है कॉस्ट, ऑब्वियसली वो कॉस्ट ही होगा, क्योंकि आप कितना खर्चा कर रहे हैं प्रोडक्ट के पीछे या फिर सर्विस के पीछे देने में, उसी के ऊपर डिपेंड करके आप अपना प्राइस वहाँ पर डालेंगे। आप तो ऐसा नहीं करेंगे कि प्रोडक्ट, आपका कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट जितना हो रहा है उससे कम आप प्राइस डालेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितना कॉस्ट आपको इनकर करना हो रहा है, आपको कितना प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ रहा है, आपके जेब से कितना जा रहा है, आपने कितना, आप वहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले ये दिमाग में रखिए। उसके बाद सोचिए कि कस्टमर्स, किनको आप प्रोडक्ट या ये जो सर्विस है बेचना चाहते हो। क्या वो बहुत ही हाई एंड कस्टमर्स हैं, बहुत शायद वो मिड एंड कस्टमर्स हो, शायद वो थोड़ा लो रेंज कस्टमर्स हो। तो आपके कस्टमर्स, टारगेट कस्टमर्स जो होंगे उनके बारे में भी आपको सोचना है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसका प्राइस आप बहुत रख रहे हैं, ऐसे एक प्रोडक्ट का प्राइस आप शायद मान लीजिए आप एक कपड़ा बना रहे हैं या फिर आप टी शर्ट बनाते हैं, तो टी शर्ट आप बना रहे हैं और उसका प्राइस रख रहे हैं 2,000 रुपया, और आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा लो रेंज कस्टमर्स के बीच ये प्रोडक्ट को बेचें। क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो बेचेगा, बिकेगा इनके पास? क्या लो रेंज कस्टमर्स जो है वो जो ऐसे 500 रुपए के शर्ट पहनते हैं, क्या वो 2,000 रुपए के शर्ट पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। और उल्टा भी है, अगर आप एक प्रोडक्ट का कॉस्ट रख रहे हैं 500 रुपए, आपका कपड़े का टी शर्ट का आप कॉस्ट रख रहे हैं 500 रुपए, और उसको आप बेचना चाहते हैं हाई एंड कस्टमर्स के पास, क्या वो खरीदेंगे? जो लोग ऐसे ब्रांडेड टी शर्ट पहनते हैं, गुच्ची और फिर क्या क्या है मुझे पता नहीं इतना ब्रांड के बारे में, तो क्या वो खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। हाँ, दे विल नॉट अफोर्ड, क्योंकि सबका अलग अलग एक चॉइस होता है या सबका अलग अलग टेस्ट होता है, तो उनके हिसाब से वो अपना सामान खरीदते हैं। तो आप जब भी अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को बेचने के बारे में सोचेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा किनको आप बेचना चाहते हैं, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है। उनके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को, सॉरी, प्राइस को कंसिडर करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है? कंपिटिटर्स। ठीक है। कंपिटिटर्स मतलब आप जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आपके आसपास में सेम प्रोडक्ट या फिर सर्विस और कौन दे रहा है और वो कितने पैसे में दे रहा है, इनके बारे में भी आपको सोचना होगा। कि आपने बस सोच लिया कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा, इतने पैसे में ही बेचूंगा और मैं ऐसे ही अपना बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन आप जब बिजनेस शुरू कर चुके हैं, तब आपको पता चला कि आपके जैसा प्रोडक्ट और भी 3-4 लोग हैं जो वहीं पर आपके सेम प्लेस में या फिर आपके आसपास में ही बेच रहे हैं, और वो आपसे कम दाम में अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आपका तब बिजनेस नहीं चलेगा। तो जब भी आप प्राइसिंग कर रहे हैं, आपको आपके कंपटीटर्स के बारे में भी रिसर्च करना होगा कि मेरे कंपटीटर्स कौन है और वो कितने दाम में बेच रहे हैं और कितना उनका प्रोडक्ट क्वालिटी या फिर सर्विस क्वालिटी कितना है, कैसा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कम दाम में तो बेच रहे हैं लेकिन उनका सर्विस जो है वो या फिर वो क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं है। तो फिर आप अगर उनसे स्लाइटली ज़्यादा दाम अपना प्राइस रखेंगे लेकिन क्वालिटी भी और भी क्वालिटी भी आप बहुत बढ़िया प्रोवाइड करेंगे, तो लोग आपके पास ही आए। भले ही आपके कंपटीटर्स का प्राइस कम क्यों ना हो, लेकिन क्वालिटी के ऊपर भी बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ये सभी आपके लिए पॉसिबल होगा जब आपके टारगेट कस्टमर्स क्या चाहते हैं ये भी आपको पता है। शायद ऐसा ही हो सकता है कि आपके जो कस्टमर से वो ऐसा ही चाहते हैं कि क्वालिटी जो भी हो उसको गोली मारो, मैं बस कम पैसे में होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पैसा देखते हैं, ऐसा लोग हैं जो सिर्फ क्वालिटी देखते पैसा नहीं देखते, और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो क्वालिटी और पैसा दोनों को विचार करते हैं। ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि मैं किन को बेचना चाहता हूँ, मेरे कंपटीटर्स कौन है, मेरा कॉस्ट कितना हो रहा है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम सोचते हैं पोजीशन के बारे में, कि हम कहाँ अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं। क्या वो बहुत ही लोगों के पास पहुंचने के लिए आसान तरीका है या फिर लोग वहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं। मान लो आप कभी कहीं पर आप एक दुकान लगाना चाहते हैं अपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आप बेचना चाहते हैं और आप एक दुकान लगाना चाहते हैं।
तो कहाँ वो दुकान लगाने से आपको ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा लोग आपको रीच कर पाएंगे, ये आपको सोचना है। ऐसा नहीं कि आप बस हाईवे के पास खुले एरिया में अपना मोबाइल गैजेट का दुकान लगा दें, लोग वहाँ पर नहीं आएंगे। आपको ऐसा कोई अच्छी खासी मार्केट ढूंढना होगा जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पर वो जाकर आप जाकर वहाँ को अपना दुकान लगा सकते हैं, तो वो आपके पास आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप जाकर किसी बस स्टैंड में लगा दिया अपना मोबाइल का दुकान, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि बस स्टैंड में जो लोग आते हैं उनके पास टाइम कम होता है, वो बस जल्दी में होते हैं कहीं पर जाने के लिए। तो वहाँ पर एक चाय की दुकान या फिर नाश्ते की दुकान जितना अच्छा चलेगा, एक मोबाइल की दुकान उतना अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर जा रहे हैं इसीलिए आपको वहीं जगह चुनना है और वहीं पर अपना दुकान लगाना है। आप कौन से कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हैं, उस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना पोजीशन चुनना है। और आखिर में प्राइस, आप कितना प्राइस प्रोडक्ट के लिए आप आ, सोच रहे हैं कि कितना आपको वहाँ पर प्रॉफिट करना है, कितना आपका अलग सा खर्चे जो आप प्राइस के अंदर डालना चाहते हैं, ताकि आपको अपने जेब से कुछ एक्स्ट्रा ना देना पड़े। तो इन सब चीज़ों को विचार करके आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस तय करेंगे। क्लियर है सबके लिए कि आप कैसे इन सब फैक्टर्स को अपने प्राइसिंग में इंक्लूड करेंगे, इन सब के ऊपर बेस करके क्या कैसे आप अपना प्राइस डिटरमाइन करेंगे। ओके, सुष्मिता का यस यस, ओके, थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, नहीं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, टाइम घटता जा रहा है। ओके, नो डाउट, थैंक यू। तो एक छोटा सा एग्जांपल को लेकर हम इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे कि ये sorry, हाँ, ये बजट के बारे में भी है कि बजट और प्राइसिंग खराब होने से आपका बिजनेस, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो भी वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि ये महेश का एग्जाम्पल मैंने दिया है। वो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए अपने घर के बगल में ही एक दुकान खोल दिया, तो चाय का दुकान, वो चाय बहुत अच्छा बनाते हैं, उन्होंने चाय का दुकान खोला है। और वहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जो चाय बेचते हैं, तो उन्होंने भी अपना जो चाय का प्राइस है उन्हीं के जैसा सेम रखा। अगर वो लोग भी 5 रुपए में बेच रहे हैं, ये भी 5 रुपए में बेच रहे हैं, अगर वो लोग 8 रुपए में बेच रहे हैं, ये भी 8 रुपए में बेचे। तो वो बहुत ही अच्छा चाय बनाते थे, हम मान सकते कि वो बाकी सबसे बहुत ही बढ़िया चाय बनाते थे। नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको अपना बिजनेस में नुकसान का सामना करना पड़ा। ठीक है, और वो अपने दुकान बंद करने में ऐसे मतलब कि उनको ज़बरदस्ती अपना दुकान बंद करना पड़ा। तो अगर हम ये एग्जाम्पल सोचते हैं तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि महेश ने क्या गलती किया था। वो सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, पोजीशन उन्होंने ठीक चुना था, आ, उनके टारगेट कस्टमर्स सही थे, वो कंप्यूटर्स के बारे में ध्यान रख रहे थे, लेकिन क्या नहीं किया था उन्होंने। क्या गलती हो गया था उनसे, कोई बताना चाहेंगे। अनुकृति, हम कंप्यूटर्स को फिर ठीक है, हम सेशन के एंड में एक बार फिर से रिपीट करेंगे, अभी हम थोड़ा सेशन को आगे ले जाते हैं। ओके, गौती कह रही है टाइम के साथ चेंज, टाइम के साथ वो चेंज नहीं, बस टाइम के साथ वो चेंज कैसे होंगे, उन्होंने तो ऐसा नहीं कि बस 10 साल से अपना दुकान चला रहे, उन्होंने बस सोचा था। और उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उसके शायद 10-15 दिन 20 दिन बाद ही उनको दुकान को बंद करना पड़ा, या फिर 2 महीने बाद ही दुकान को बंद करना पड़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम नहीं लगा है, तो टाइम के साथ वो उनके पास चेंज होने का ऑप्शन नहीं था। और क्या हो सकता है, आ, स्थान का सही चेंज नहीं किए थे, ओके, क्लीनिंग नहीं होगा, पोजीशन, चाय का रेट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो सुष्मिता, अगर आप कह रहे हैं चाय का रेट थोड़ा बढ़ाना चाहिए और अगर वो सबसे अच्छा चाय बनाते हो, तो आपको लग रहा है कि उनको रेट बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने, तो हम देख सकते हैं वहाँ पर पोजीशन उन्होंने अच्छा चुना था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे और भी दुकान थे चाय के और सभी का चलता था वहाँ पर।
तभी का अच्छा से वहाँ पर दुकान चलता था, तो पोजीशन ठीक था उनका। आ, उनको अपने उन्होंने घर में ही अपना खोला था, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता था उनको अपने घर के लिए, रेंट भी नहीं देना पड़ रहा था इन सब चीज़ों के लिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा था। और उन्होंने क्या किया था, वो बाकी सबसे अच्छा चाय बनाते थे, क्वालिटी उनके पास था। हाँ, उजाला कह रही उनकी, उन्होंने अपना बजट नहीं बनाया था। सही कहा, बहुत सही कहा। और उन्होंने क्या किया था हम देखते चलिए। यहाँ पर हम महेश का एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, तो महेश का कॉस्ट और उनका जो सेलिंग प्राइस, सीपी एंड एसपी जिसे हम कहते हैं, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, उन्होंने कैसे बनाया था। वो चाय बना रहे थे, उनको कुछ सामान लग रहा था, जैसे दूध, चीनी, चाय पत्ती, गैस और बाकी सब खर्चा मिलाकर उनको ऐसे एक दिन के लिए खर्चा हो रहा था 400 रुपये। ठीक है, हम एज ए एग्जाम्पल इसको ले रहे, एज्यूम करें कि एक दिन में उनको 40 कप चाय उससे बन रहा था, उसके लिए 400 रुपये उनको खर्चा हो रहा था, और वो बाकियों की तरह वहाँ पर 8 रुपये पर कप बेच रहे थे। बाकी लोग भी, बाकी के चाय के दुकानदार जो थे, वो भी वहाँ पर 8 रुपये पर कप बेचते थे, तो महज भी 8 रुपये पर कप बेच रहे थे। तो 40 का आपको अगर वो 8 रुपये पर कप बेच रहे, तो उनको वहाँ से 320 रुपये का 320 रुपये उनका सेलिंग प्राइस हो गया, कि वो बना रहे थे चाय 400 रुपये में और बेच रहे थे 320 रुपये में। तो अभी क्या उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर वो बना रहे ऐसे 40 कप चाय वो बना रहे 400 रुपये में, और उसी को वो बेच रहे हैं 320 रुपये में, तो ये जायज़ है कि उनको प्रॉफिट नहीं होगा कभी भी। भले ही बाकी के लोग 8 रुपये में क्यों नहीं बेच रहा, बाकी के लोग 8 रुपये बेच रहे हैं, शायद उनका जो दूध है वो ज़्यादा वहाँ पर पानी मिलाते हैं, दूध ज़्यादा यूज़ नहीं करते। शायद वो चाय पत्ती जो है वो थोड़ा महंगा वाला नहीं, मतलब थोड़ा सस्ता वाला चाय पत्ती यूज़ करते हैं। शायद वो गैस यूज़ नहीं करते, शायद वो लकड़ी का चूल्हा यूज़ करते हैं, या फिर एक चूल्हा यूज़ करते हैं जिससे गैस का जैसा खर्चा नहीं होगा। तो उन्होंने ये सब कुछ नहीं सोचा है, उन्होंने बस अपने हिसाब से चाय का दुकान लगा लिया, और उन्होंने देखा कि बाकी लोग अगर 8 रुपये में बेच रहे हैं, मैं भी 8 रुपये में ही बेचूंगा। लेकिन उन्होंने अपना कॉस्टिंग नहीं किया था कि उनके एक चाय की कीमत कितना हो रही है, और वो बिना कॉस्टिंग के चाय का प्राइस लगा दिया। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि आ, बिना कॉस्टिंग किए अगर आप किसी भी बिजनेस पे आएंगे या फिर बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपका बिजनेस, ये गारंटीड है, सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप प्रॉफिट देख ही नहीं पाएंगे वहाँ पर। सबसे पहले बिजनेस आपने सब कुछ तय कर लिया कि आपको क्या बिजनेस करना है, कैसे करेंगे, सब कुछ प्लान बना लिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बिजनेस का कॉस्टिंग बनाना, और उसके साथ साथ कॉस्टिंग के हिसाब से बजट बनाना। जब तक कॉस्टिंग हम नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आपको कितना खर्चा होने वाला है, और आप उसी खर्चे को हिसाब में रखते हुए कितना आप अपना प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। महेश ने ऐसा नहीं किया था, और महेश का बिजनेस 2 महीने बाद उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था, और वो समझ ही नहीं पा रहे थे उनको लॉस क्यों हो रहा है। ठीक है, हाँ, पर मंथ 2400 का लॉस। तो आई होप कि अभी आपको कॉस्टिंग का एक इम्पोर्टेंस पता चला, कि कॉस्टिंग का क्यों हम कॉस्टिंग करते हैं और प्राइसिंग क्यों करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा इससे। हर बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो बिजनेस आप प्रोडक्ट बेच कर बना रहे हो या फिर सर्विस को। आप अगर खुद का सर्विस, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन बैकग्राउंड है, आप इलेक्ट्रिशियन एज ए अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ कॉस्ट हुआ होगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आपका एक लेबर चार्ज है, आप जो मेहनत कर रहे हो वहाँ पर उसके लिए एक कॉस्ट है, आप जो टूल्स यूज़ कर रहे हो उसको खरीदना पड़ा है आपको, उसके लिए कॉस्ट है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना सेलिंग प्राइस बताना है, कि आप कितने रुपए में अपना सर्विस को बेचेंगे। अगर आपको किसी सर्विस देने में कॉस्ट हो रहा है 500 रुपये, तो आप सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे, ताकि आपको प्रॉफिट दिखे और आप आसानी से इस काम को आगे ले जा पाए। ठीक है,
ओके, तो आई होप सेलिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ये क्या है और कैसे बनाते हैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आते हैं बजट में। हाँ, किसी भी बिजनेस के लिए बजट बनाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बजट क्या है? अभी आपने देखा कॉस्ट प्राइस सब कुछ देखा, बजट क्या होता है? क्या कॉस्टिंग ये सब चीज बजट के अंदर आता है या फिर बजट कुछ अलग चीज है या फिर दोनों सेम चीज है? क्या है बजट? बजट मीन्स प्रॉफिट। ओके, प्रीति कुमारी कह रही है बजट प्रॉफिट है। और कुछ कोई कुछ कहना चाहेंगे बजट क्या होता है? और किसी को आइडिया है बजट क्या होता है इसके बारे में? बहुत सिंपल है बजट, ऐसा बहुत कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। मैं जब आपको इसका छोटा सा डेफिनेशन दिखाऊंगा तो आपको ऐसे ही अ, मतलब कि सोच रहे हो कि इतना आसान मैंने क्यों नहीं सोचा। ठीक है, तो हम दिखाते हैं बजट क्या होता है। व्यवसाय के लाभ और लागत से संबंधित भविष्य के लिए आर्थिक योजना, कि हमें बिजनेस में कितना लाभ हो रहा है, कितना कॉस्ट मुझे पड़ रहा है, और इसके रिगार्डिंग इसके ऊपर बेस करके मैं अपना फिनेंशियल प्लान बना रहा हूँ फ्यूचर के लिए। यही बजट है और कुछ नहीं। आप लोग देखे होंगे कि जब भी हमारे देश का एक बजट होता है, हर देश का एक बजट होता है, पार्लियामेंट में वो पास किया जाता है, सबको बताया जाता है, शायद फरवरी में या फिर मार्च के इन दोनों महीने के भीतर इसको बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। तो वहाँ पर क्या होता है बेसिकली, देश का पूरा अर्निंग क्या हो रहा है, खर्चा क्या हो रहा है, सेविंग क्या हो रहा है, और ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो बजट वही चीज़ है और कुछ नहीं। हर चीज़ का बजट होता है। अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ उसके लिए बजट है, अगर मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ उसके लिए मैं कितना बजट बना पाता हूँ कि मेरा पढ़ाई का खर्चा कितना होगा, वहाँ पर मैं कितना मेरे तरफ से पैसा लगा सकता हूँ या फिर कितना मुझे कहीं से लोन लेना, सब कुछ वहाँ पर होता है बजट। ये बस अपने खर्चा कितना होगा, कहाँ पर कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, आउटपुट क्या होगा, कितने में बेचेंगे, इन सब चीज़ों को ही लेकर हमें प्लान बनाते हैं, उसी को कहते हैं बजट। ठीक है, चलिए। तो जब भी आप बजट बनाते हैं इन सारे चीज़ों को आपको ऐसे दिमाग में रखना होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे आप कोई स्टेप में तो ऑलरेडी ये सब आपको मिल सकेंगे, आपको मिल सकेगा। मैं हमेशा शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कोई स्टेप को देखा है, आप इन सारी चार चीज़ों को पढ़ा है ऑलरेडी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई स्टेप से ही आप लोगों को पढ़ा पाऊँ, क्योंकि अ, हालांकि मैं एमबीए किया हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि वहाँ पर हम लोगों को जितना कुछ जैसे ये तरीका समझा गया था उनसे कहीं आसान चीज़ यहाँ पर कोई स्टेप से आपको मिलेगा। बहुत की प्रोसेस, समझाने की प्रोसेस कोई स्टेप में बहुत ही सिंपल है, कोई भी समझ सकता है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी। तो इसीलिए हम कोई स्टेप को ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और ज़्यादातर एग्जाम्पल्स वहीं से लेते हैं। तो जब ये बजट बनाते हैं इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट कितना है, उसके प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना कॉस्ट आपको लगेगा, या फिर ऑलरेडी आप खर्चा कर चुके हैं। बनाने के लिए क्या क्या उपकरण लगेगा और उसका कॉस्ट कितना होगा। प्रोसेस के लिए मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए, एक है प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं और उसको जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए खर्चा, दोनों अलग है। ठीक है। सॉरी। बिजनेस में जो काम कर रहे हैं आपके, या फिर आप खुद ही अगर काम कर रहे हैं तो लेबर कॉस्ट कितना होगा, अब बिजली पानी और ऐसे अदर चीज़ों के ऊपर खर्चा कितना होता है, कॉस्ट कितना आता है उसके लिए, पैकेजिंग के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, प्रोडक्ट को जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो आप कहीं पर अगर बेचना चाहते हैं तो ग्राहक तक पहुंचाने के लिए आपको कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, कोई अदर कोई कॉस्ट अगर लग रहा है तो जो शायद इन सब से जुड़ा ना हो लेकिन फिर भी आपको लग रहा है। और आखिर में सेल्स से होने वाली आमदनी कितनी है, कि सेल करके आप वहाँ पर कितना
पैसा आप कमा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपना बजट बनाना है, ठीक है। जब भी आप अपने बिजनेस के लिए बजट बनाएंगे, इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए और उस हिसाब से बजट को बनाइए। आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन ऐप पे भी आपको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ बजट, एक होता है डेली बजट, दूसरा होता है मंथली बजट। तो डेली बजट कैसा है, जैसा अगर हम ये महेश का एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, तो उनका अगर डेली बजट हम करें तो उनको डेली दूध लग रहा है 200 रुपये की, चीनी उनको डेली लग रहा है 60 रुपये की, चाय पत्ती उनको लग रहा है 60 रुपये की, कुल मिलाकर वो 420 रुपये उनका खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो अभी वो ये उनका खर्चा कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। और वो जो आमदनी कर रहे हैं वहाँ से, वो है कि कुल मिला के यहाँ से 46 कप चाय उनको इन चीज़ों से बना, मतलब कि बन रहा है, ये पूरा जो 200 का दूध और इन सब चीज़ों से चीज़ों से उनका सॉरी 46 कप चाय उनका बन रहा है, जो 8 रुपये प्रति कप है, और उससे उनको 368 रुपये की आमदनी हो रही है, ठीक है। तो उनका खर्च हो रहा है 420 रुपये और आमदनी हो रही है 368 रुपये। तो अगर वो ये दैनिक बजट बनाएंगे महेश, तो उनको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएगा कि उनका जो खर्च हो रहा है उनसे उनका आमदनी जो है बहुत ही कम है। तो इस हिसाब से वो अपना जो प्लानिंग है उसको बदल सकते हैं, या फिर अपना जो प्राइसिंग है उसको चेंज कर सकते हैं ताकि उनको लाभ हो। तो डेली बजट में हमको ये सुविधा मिलता है कि डेली हमारा जो कॉस्ट हो रहा है और डेली हमारा जो इनकम हो रहा है उसमें डिफरेंस कितना है ये पता लगाने के लिए, और उस हिसाब से क्या मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, ये ऑप्शन मुझे मिलता है। दूसरा है कि मंथली बजट। ये मंथली बजट अगर आप देखेंगे, महेश के ही हम बात करें अगर, तो उनको मंथली इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों के पीछे उनका खर्चा होता है। जैसे प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स जो है उनके लिए उन्होंने सोचा है कि 800 रुपये खर्चा करेंगे, लेकिन खर्चा हो रहा है 1500 रुपये। तो यहाँ पर 700 का ऑलरेडी 700 खर्चा यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा था कि 800 होगा, हो रहा है 1500, एक्स्ट्रा हो रहा है 700। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने सोचा था 100, हो रहा है 100, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोडक्शन बनाने के उपकरण के लिए या फिर उपकरण के लिए उनको उन्होंने सोचा है 200, हो भी रहा है 200। जो उनके अंदर काम करते उनके सैलरी के लिए उन्होंने सोचा है कि हम 500 देंगे महीने के, और दे भी रहे 500, ठीक है। पानी, गैस सिलेंडर, इन सब चीज़ों के पीछे वो सोचे थे कि 600 रुपये खर्चा होगा, लेकिन हो रहा है 1000 रुपये। तो उनको 400 रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पर देना हो रहा है। पैकेजिंग के लिए जैसे कप वो खरीद रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको उन्होंने सोचा था कि 200 रुपये खर्चा होगा, तो 200 ही हो रहा है, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है। परिवहन या फिर डिलीवरी के लिए उन्होंने सोचा था कि कहीं पर अगर चाय डिलीवर करना है तो मुझे वहाँ पर 100 रुपये खर्चा हो सकता है, तो वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उनका खर्चा हो रहा है रियल में 150 रुपये, तो यहाँ पर 50 रुपये उनको एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। और अदर कॉस्ट में अगर जो उन्होंने पहले सोचा नहीं था, पहले क्या क्या लगेगा, उन्होंने एजम्पशन किया था कि अदर कॉस्ट अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो यहाँ पर 300 रुपये लगेगा, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि अदर कॉस्ट उनका 700 रुपये हो गया, तो 400 रुपये उनको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर टोटल इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे थे कि 2800, और उनका इन्वेस्ट हो गया 2800 उन्होंने इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे थे। और सेल्स के बारे में उन्होंने सोचे थे कि मैंने ऐसे जो भी उनका चाय का प्राइस उन्होंने रखा था वहाँ से उनको 4000 रुपये मिलेगा, ठीक है। लेकिन उनका खर्चा हो गया 4350 रुपये, तो वहाँ पर उनको 350 रुपये का लॉस हो गया। तो अगर वो ये मंथली बजट बनाते हैं तो उनको सब जगह दिखेगा कि वहाँ पर कहाँ कहाँ उनका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ उनको खर्चा कम करना चाहिए, कहाँ वो खर्चा थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, कहाँ उनको बजट थोड़ा बढ़ाना है। तो इन सारी चीज़ें उनके सामने आ जाएगा, बहुत क्लियर आ जाएगा।
आप लोग भी जब अपना बजट बनाएंगे, अगर आप ऐसे मंथली बजट बनाते हैं तो पूरा आप ऐसे डिटेल में लिखेंगे तो आपके पास भी पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि आपको कहाँ लाभ हो रहा है, कहाँ आपका नुकसान हो रहा है, कहाँ आपको खर्चा कम करने चाहिए, कहाँ आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। पूरा आपके पास क्लियर पिक्चर आ जाएगा, उसी हिसाब से आप अपना फ्यूचर प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि डेली बजट और मंथली बजट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सोचना है, या फिर डेली बजट और मंथली बजट में डिफरेंस क्या है, या आपको अभी आइडिया है, थोड़ा बहुत आई पता चला है इसके बारे में कुछ, या फिर बहुत कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, क्या हुआ है? ओके, कोई रिप्लाई नहीं है तो मैं यही सोचूंगा कि सब सो गए हैं। क्या सोचूं मैं? ओके, गायत्री ने बस बस यहाँ से गायत्री ही जगी हुई है, वो ही कह रहे क्लियर है, बाकी सब लोग सो गए। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग है ये क्लास, लेकिन ये बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बजट के बिना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके तो ओके, अभी अभी अगर सभी के लिए क्लियर है तो आ, बस इतना ही आज के सेशन के लिए था कि बजट कैसे बनाना है। तो मैं आपके साथ वो टेम्पलेट जो है डेली बजट और मंथली बजट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर टेम्पलेट आप कोई ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जाकर बजटिंग कॉस्टिंग के अंदर ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे एक टेम्पलेट होता है। ये है डेली बजट के लिए टेम्पलेट। आप सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप अम, एक पेपर में इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट ज़रूरी है नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप पेपर में ही इसको बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? ओके, नहीं नहीं प्रीति, आप ही से नहीं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि सब लोग बोरिंग हो रहा है थोड़ा सा, इसलिए सो गए थे। मैं मजाक ही कर रहा था। ओके, ठीक है, हम मंथली बजट का टेम्पलेट दिखाते हैं आपको। ये है मंथली बजट का टेम्पलेट। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि आप इस हिसाब से अपना बजट को बना पाए। ठीक है, आई होप कि सब लोगों ने ले लिया है। ओके, और हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि और भी जानना है, और भी अच्छे से इसको जानना है, तो आप कोई स्टैप में रजिस्टर कीजिए। आई होप कि ऑलरेडी आप सबके पास कोई स्टैप या फिर ऑलरेडी है, आप लोग जानते हैं, आप लोग देख भी रहे हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको पता है कि आपको क्या करना है। आ, आप लोग शायद सभी आप में से बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक पेज में भी है, जो लोग नहीं है वो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, माइक्वेस्ट एलुमनाई बिहार। और अगर वो कोई कहते हैं कि वो फेसबुक नहीं चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फेसबुक पे उनको दिक्कत है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, माइक्वेस्ट बिहार नाम के, तो ताकि वहाँ पर सारे सेशंस आपको अपडेटेड मिलेंगे। ठीक है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नेक्स्ट सेशन जो होगा इस सीरीज का, वो अगले मंडे को होगा। वहाँ पर हम सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, सेल्स और मार्केटिंग बात करेंगे। और उसके बाद जो 7 तारीख को सेशन है, वहाँ पर हम एक एंटरप्रेन्योर से लाइव इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है, ये हमारा अगला प्लानिंग है। कल भी हमारा सेशन है वर्क स्किल्स के ऊपर, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वर्क स्किल्स के सेशन को ज्वाइन करेंगे। और हाँ, एक लास्ट बात, आई होप कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि हमारा एक न्यू प्रोग्राम आ रहा है, यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम। आप में से ऑलरेडी कुछ हैं जो ऑलरेडी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो पहले बैच के थे। अभी हम इसका दूसरा बैच चालू करने वाले हैं, और इसका क्लास शुरू होगा सितंबर से। तो बेसिकली ये प्रोग्राम उनके लिए है जो आ, कुछ अलग है, जो दूसरों के जैसे, सब लोगों के जैसे एक जैसा नहीं सोचते, कुछ डिफरेंट सोचते, उनके दिमाग में कुछ डिफरेंट चलता है, वो कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, उनका माइंडसेट जो होता है तो कुछ लोगों से अलग है,
सब लोगों से अलग है वो। तो उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ इनोवेट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ इनोवेशन के लिए जितने फैसिलिटीज़ होते हैं वो अक्सर ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है, उनके पास ये मौका रहता है। लेकिन आप सबके पास आइडिया तो शायद है लेकिन मौका शायद उतना नहीं। तो हम एक प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी हम ये टेस्ट रन कर चुके हैं, बेगूसराय में हो चुका है, पटना में हो चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ है, जैसे अनुकृति यहाँ से है, रानी है यहाँ पर, ये ऑलरेडी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये हम मौका देने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव सोच है, कुछ आइडिया है जिसको काम में लगाते हो आप कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ इनोवेट कर, कुछ आविष्कार करना चाहते हैं जिससे कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर पाए। हो सकता है वो प्रॉब्लम आपकी खुद की हो सकता है वो प्रॉब्लम दूसरों की हो सकता है आपके घर वालों का प्रॉब्लम हो, अपने गांव वालों का हो, या फिर अपने दोस्तों का, कुछ भी प्रॉब्लम जिसका आप इनोवेटिव सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए हम आपको एक मंच दे रहे, स्टेज आपको दे रहे, ताकि आप आए वहाँ पर। हम आपको गाइड करेंगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, आपको प्रोसेस सिखाएंगे, आपको पूरा जर्नी में आपको गाइड करेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई बहुत ही यूनिक सोल्यूशन है कुछ चीज़ों के लिए, आप बनाइए, उसको बनाकर दिखाइए, मॉडल बनाकर दिखाइए, आप अपने आइडियाज़ को हमारे पास पेश कीजिए। इसके ज़रिए आपको हम कोशिश करेंगे, आपका सॉल्यूशन अगर अच्छा है, यूनिक है, तो हम कोशिश करेंगे आपको नेशनल लेवल रिकॉग्निशन मिले। आप अगर उस इनोवेटिव आइडिया को लेकर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें भी हम आपको मदद करेंगे, आपको सीड फंडिंग करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका बिजनेस आइडिया बहुत जो ये इनोवेटिव आइडिया है बहुत अच्छा है, तो तभी आपको हम ये सब चीज़ों के ऊपर सेल्फ हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ आप ऐसे खुद का जो स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इन सब स्किल्स को बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा, जो आप खुद के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। आपको हम एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स के अंत में। तो ये कोर्स जो होगा ऐसे सितंबर से चालू होगा, दिसंबर तक, सॉरी जनवरी तक ये कोर्स चलेगा। कुछ क्लासेस होंगे वहाँ पर, कुछ सेशंस रहेंगे, ऑनलाइन सेशंस रहेंगे, ज़्यादातर हफ्ते में शायद 2-3 दिन, दो 1-2 घंटा करके सेशंस रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और आप अपने आइडिया के ऊपर काम करेंगे, सपोर्ट हम देंगे आपको, और जो भी यहाँ से फ़ायदा होगा वो आपको होगा। तो अगर ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, प्लीज़ हमारे वेंसडे को हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन हम रख रहे हैं, सुबह के 11 बजे से आधा घंटे का एक इंट्रोडक्टरी सेशन रखेंगे, जहाँ पर हम और भी डिटेल में इस प्रोग्राम को लेकर बात करेंगे, इसका बेनिफिट्स क्या है और आपको क्या क्या मिल सकता है इस प्रोग्राम से, और कैसे इसका शेड्यूल चलेगा। तो इसको लेकर हम वेंसडे को बात करेंगे 11 बजे से। सेम लिंक, जो जिसी लिंक से आप अभी इस सेशन को ज्वाइन करते हैं, इसी लिंक को हम वहाँ पर इसी लिंक से आप वहाँ पर ज्वाइन हो पाएंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, वेंसडे 11 बजे प्लीज़ हमारे सेशन में जुड़िए। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए प्रोग्राम है, आप भी एक इनोवेटर बनना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में आप साइन अप कर सकते हैं। ओके। और आप, आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में बहुत सारे एबिलिटीज़ है, शायद आप खुद ही नहीं जानते कि आप कितना एबल है, कितना आपके पास स्किल्स है। ये आपको वहाँ पर एक खुद को भी आप वहाँ पर डिस्कवर कर पाएंगे, वो भी आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा। ओके, सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप, सॉरी, हाँ, आई होप कि सेशन अच्छा रहा होगा आपके लिए। टाइम, फिर दो टाइम पूछा, टाइम 11 बजे से होगा, ऐसे वेडनेसडे को, बुधवार को 11 बजे से 11:30 या फिर 11:45 तक होगा। बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, बस आधे घंटे के लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो वहाँ पर। ओके, थैंक यू एवरीवन इस सेशन में जुड़ने के लिए। और कल भी हमारा सेशन है 12 बजे से। हाँ रवि, वेडनेसडे 26, हाँ 26 को रवि। ओके। और आप लोग अपना ईमेल चेक करते हैं ना रेगुलरली, या फिर ईमेल उतना चेक नहीं करते? क्या थोड़ा बताएंगे आप?
ओके, ईमेल को रेगुलरली चेक किया कीजिए, क्योंकि हम व्हाट्सअप करते ठीक है, लेकिन ऐसे हर एक को व्हाट्सएप में लिंक भेजना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर आप यहाँ पर हमारे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो भी ठीक है, नहीं तो इंडिविजुअली व्हाट्सएप करके सबको बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप ईमेल चेक किया कीजिए, और ईमेल में ही हम जो भी ये सेशन का लिंक जो है वो भेजेंगे, ठीक है। और ऐसे आप लोगों को पता चल गया है कि वेंसडे को है, तो अगर हम आपसे कनेक्ट नहीं भी कर पाते हैं, आप वेंसडे 11 बजे इस सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आ, आप सबके लिए आज का सेशन थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदेमंद रहा होगा। मैंने कोशिश किया जितना भी हो सके मेरे तरफ से आपको समझाने के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, हम सेशन ख़त्म कर सकते हैं। सौरभ, आप व्हाट्सएप नंबर मेरा मांग रहे हैं क्या? सौरिया, अच्छा, ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ। आई एम सॉरी, हाँ हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सेशन के लिए। तो मैं शायद आपको इंडिविजुअली भी एक मैसेज भेज सकता हूँ सेशन के रिगार्डिंग। ओके, और यहाँ पर है मधुकांत है, और नंदन यहाँ पर है क्या मुझे पता नहीं, और दिव्या। मधुकांत, आपको शायद गौरी मैम ने कहा है कि फ़ोटो भेजने के लिए, क्योंकि आप हमारे पिछले वीक के चैंपियन थे। तो क्या आप थोड़ा उनको भेज देंगे? मुझे पता नहीं कि आपने ऑलरेडी भेजा है कि नहीं, तो अगर नहीं भी भेजा तो मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ। आप अपना एक फ़ोटो उनके मैम की ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, ठीक है। ओके, भेज दिया, ओके, बहुत बढ़िया। हाँ सौरभ, आप एक ईमेल अपना ऑफिशियल, हाँ हाँ बिल्कुल, हम जो भी हमारे इस इंटरेक्टिव सेशन के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, उनके लिए हम अलग से ग्रुप बनाएंगे और आगे से वहीं पर हम कम्युनिकेट करेंगे इसके लिए। तो पहले हम कोशिश करें, पहले हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन में आप सबको समझा दें इस प्रोग्राम के डिटेल के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। हम सेशन को ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, बाय।